हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टडी करेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को हम लॉ ऑफ फ्री रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ फ्री रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी। दूसरा, इसको हम मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी कहते हैं। सबसे पहली चीज आती है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की स्टेटमेंट क्या है। तो स्टेटमेंट क्या है, ध्यान रखना। दिस लॉ स्टेट्स दैट, ये स्टेटमेंट आपसे कई बार पूछ सकते हैं एग्जाम्स में, कई बार आई भी है बोर्ड एग्जाम्स में। तो ये स्टेटमेंट आपको बेटा, स्टेटमेंट आपको एज सच याद होनी चाहिए सेम लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। दिस लॉ स्टेट्स दैट when two pair of trait are combined in a hybrid, then the segregation of one pair of allele or character is independent of the other pair of allele। ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहा है ये मैं आपको समझाऊंगी। तो एक चीज ध्यान रखना, यहां पर हमने क्या बोला है, व्हेन टू पेयर ऑफ ट्रेट्स आर कंबाइंड इन ए हाइब्रिड। तो यहां से एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, डाई हाइब्रिड क्रॉस करके दिखानी पड़ेगी। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हम नहीं दिखा सकते हैं। क्यों नहीं दिखा सकते? क्योंकि ये एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखो कि मान लो ये मैंने कंडीशन दिखाई है, टू पेयर ऑफ एलील हम ले रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ने कहा कि जब भी कोई भी पेरेंट गैमीट्स बनाता है तो हर पेयर का एक एलील गैमीट्स में जाएगा, ऐसा बोला। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर टू पेयर ऑफ एलील है। एक तो पेयर है कैपिटल आर स्मॉल आर का और एक पेयर है कैपिटल वाई स्मॉल वाई का। ठीक है, तो ये पेयर ऑफ एलील भी सेग्रीगेट होगा और ये पेयर ऑफ एलील भी सेग्रीगेट होगा। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि इस पेयर ऑफ एलील का जो सेग्रीगेशन है, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन सेग्रीगेशन ऑफ कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कि ये कैसे सेग्रीगेट हो रहे हैं और कैसे कंबाइन हो रहे हैं, इसका सेग्रीगेशन इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। दैट मीन्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की अगर हम बात करें तो वहां पर हम एक पेयर ऑफ एलील की बात करें, लेकिन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है, असॉर्टमेंट का मतलब होता है अशॉर्ट आउट होना, दैट मीन्स सेपरेट होना। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब इनका सेपरेट होना एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इनका किनका, पेयर ऑफ एलील्स का। इसका मतलब कम से कम हमारे पास कितने पेयर होने चाहिए, दो पेयर। दैट मीन्स हमें एटलीस्ट क्या दिखाना पड़ेगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस हम करके दिखाएं तो तीन पेयर ऑफ एलील्स हैं, तो उन तीनों का सेग्रीगेशन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ये कौन बताता है हमें, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बताता है। ठीक है, अब इस लाइन को पढ़ के देखो कि दिस लॉ स्टेट्स दैट, ये लोग क्या कहते हैं, व्हेन टू पेयर ऑफ ट्रेट्स आर कंबाइंड इन ए हाइब्रिड। अगर दो पेयर ऑफ ट्रेट है जो एक हाइब्रिड में है तो सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ एलील, हाइब्रिड है ये हमारे पास, आर का हाइब्रिड है, वाई का हाइब्रिड है। तो अगर दो पेयर ऑफ ट्रेट आर कंबाइंड इन ए हाइब्रिड, देन द सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ एलील, इसका जो सेग्रीगेशन है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है।
ठीक है। दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई आएगा, नहीं, वो सभी कॉम्बिनेशंस में कंबाइन कर सकते हैं। कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ भी आ सकता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी आ सकते हैं, इसी तरीके से कैपिटल वाई और स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ भी आ सकते हैं। दैट मीन्स दे आर फ्री टू रिकॉम्बाइन, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ फ्री रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, तो जितनी भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगी वो यहाँ पे बन सकती हैं गैमेट्स की, तो वो हमें दिखाना है। तो अब हम आते हैं पर्टिकुलर कि इस लॉ को हम एक्सप्लेन कैसे करें। बेटा इसी बात को हम एक तरीके से और भी कह सकते हैं कि व्हेन टू कैरेक्टर्स इनहेरिट टुगेदर, अगर दो कैरेक्टर का इनहेरिटेंस हम एक साथ स्टडी कर रहे हैं, दैट मीन्स हम एक डाईहाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं, देन इट वाज फाउंड दैट फैक्टर्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट एंड कंबाइन इन ऑल परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं उनमें कंबाइन करते हैं। कैसे, आगे हम बताएंगे गैमेट्स बना करके कि क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। इसका मतलब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को अगर हमें एक्सप्लेन करना है तो हमें डाईहाइब्रिड क्रॉस बनानी पड़ेगी। तो एक सिंपल डाईहाइब्रिड क्रॉस मैंने बना ली है, जैसे कि मैंने बनाई है सीड शेप और सीड कलर की। एज यूजुअल जैसे हम डाईहाइब्रिड क्रॉस करते हैं, पहले पेरेंट फिनोटाइप हमने लिखा है राउंड येलो सीड एंड रिंकल्ड ग्रीन सीड। मान लो इसको हम ले रहे हैं एज ए मेल, राउंड येलो को डोमिनेंट वालों को, और रिंकल्ड को हम ले रहे हैं एज ए फीमेल, क्योंकि पी प्लांट के कैरेक्टर है तो नेचुरली तो वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, लेकिन हमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराना है क्योंकि नेचुरली तो क्लिस्टोगैमी होती है, तो इसके लिए हमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। दैट मीन्स हमें ई मस्कुलेशन, बैगिंग, डिजायर्ड पोलिनेशन एंड रीबैगिंग कराना है। पेरेंट जीनोटाइप, तो जैसा कि मेंडल ने कहा था कि हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, प्योर लाइन से, तो हमने राउंड के लिए भी प्योर लाइन ले ली, येलो के लिए भी क्या ले लिया है, प्योर लाइन। इसी के रिसेसिव ट्रेट के लिए सेम अल्फाबेट का स्मॉल अल्फाबेट ले लिया, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। राउंड येलो सीड वाला पेरेंट सारे गैमेट कैसे बनाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, और रिंकल्ड ग्रीन वाला स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो F1 जनरेशन हमने निकाल ली थी, दोनों ट्रेट के लिए हेट्रोजाइगस आएगा, लेकिन फिनोटाइप में सिर्फ डोमिनेंट ट्रेट दिखाई देगा, तो राउंड येलो सीड। फिर हमने सेल्फिंग करा दी, फिर हमने गैमीट्स बना दिए। ठीक है, अब इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी, एक बार मैं डाईहाइब्रिड क्रॉस दिखा देती हूँ। फिर हमने F2 जनरेशन निकाल ली। F2 जनरेशन में हमने क्या देखा कि फिनोटाइपिक रेशियो क्या आ रहा है हमारा, 9:3:3:1, और जीनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा, 1:2:4:1:1:2:1. अब हम आते हैं बेटा इस क्रॉस से हमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अकॉर्डिंग क्या कंक्लूजन निकाला है, क्या रिजल्ट निकाला है, तो वो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर दो ट्रेट के लिए हेट्रोजाइगस हमारे पास है, हाइब्रिड है। ठीक है, हमारे पास सीड शेप के लिए हाइब्रिड है और सीड कलर के लिए हाइब्रिड है। ठीक है, तो ये अपना सेग्रीगेशन करेगा और ये अपना सेग्रीगेशन करेगा। इस पेयर ऑफ एलील का सेग्रीगेशन इस पेयर ऑफ एलील के सेग्रीगेशन पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, दैट मीन्स इन सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ जीन, हम किसके सेग्रीगेशन की बात करें, कैपिटल आर और स्मॉल आर के सेग्रीगेशन की बात करें, तो यहाँ पर देखो हमारे पास 4 गैमीट है और 4 में से 2 गैमीट में कैपिटल आर आ रहा है और 2 गैमीट में स्मॉल आर आ रहा है। दूसरे को मत देखो, एक बार हम सिर्फ पहले पेयर ऑफ एलील का सेग्रीगेशन देखें तो 2 गैमीट्स में आपका कैपिटल आर आ रहा है और 2 गैमीट्स में क्या आ रहा है बेटा, स्मॉल आर। तो पहला कंक्लूजन हमने क्या निकाला कि कैपिटल आर और स्मॉल आर एलील पेयर का जब हमने सेग्रीगेशन किया तो 50% गैमीट्स में आपका क्या आएगा, कैपिटल आर, और 50% में क्या आएगा, स्मॉल आर। 50% क्यों, क्योंकि टोटल गैमीट कॉम्बिनेशन हमने बनाए 4 में से 2 में क्या है, कैपिटल आर और 2 में क्या है, स्मॉल आर। इसी तरीके से अगर हम बात करें कैपिटल वाई स्मॉल वाई के सेग्रीगेशन का, तो ध्यान से देखना, 4 में से 2 गैमीट में कैपिटल वाई है और 2 गैमीट में स्मॉल वाई है।
दैट मीन्स 50% गैमीट में क्या आ रहा है, कैपिटल वाई, और 50% गैमीट में क्या आ रहा है, स्मॉल वाई। ये है हमारा पहला कंक्लूजन, ठीक है। अब आ जाओ सेकेंड कंक्लूजन। सेकेंड कंक्लूजन क्या है, जो हमारे पास आए 50% कैपिटल आर और 50% स्मॉल आर, इसी तरीके से 50% कैपिटल वाई 50% में स्मॉल वाई। ऐसा कब आया, जब इस पेयर ऑफ एलील का सेग्रीगेशन हुआ और इस पेयर ऑफ एलील का सेग्रीगेशन हुआ। तो सेकंड कंक्लूजन क्या कहता है, 50% कैपिटल आर और 50% स्मॉल आर का जो सेग्रीगेशन हुआ है वो इंडिपेंडेंट है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, किसके ऊपर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई के सेग्रीगेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ये हो गया बेटा हमारा सेकंड कंक्लूजन। थर्ड कंक्लूजन क्या कहता है, इसका मतलब क्या है, 50% ऑफ स्मॉल आर बियरिंग गैमेट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, स्मॉल आर बियरिंग गैमेट हमारे पास दो हैं, दो में से एक के पास तो स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई है और एक के पास स्मॉल आर के साथ क्या है, स्मॉल वाई। तो स्मॉल आर बियरिंग गैमेट्स में स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 50%, और स्मॉल वाई आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है, 50%। इसी तरीके से कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है, 50%, और स्मॉल वाई आने की भी प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा, 50%। तो ये हो गया हमारा थर्ड कंक्लूजन, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि एक पेरेंट ने 4 टाइप के गैमेट बनाए। अब हम डोमिनेंट वाले को एज ए मेल ले रहे हैं, तो मेल क्या बनाएगा, स्पर्म बनाएगा, ठीक है। तो यहां पर इस मेल ने 4 स्पर्म बनाए, क्या बनाए, 4 टाइप के स्पर्म बनाए, 4 टाइप के मेल गैमेट्स बनाए, और चारों टाइप के मेल गैमेट इक्वल फ्रीक्वेंसी में आ रहे हैं। दैट मीन्स कैपिटल आर कैपिटल वाई भी 1/4, दैट मीन्स 25%, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई भी 25%, ये भी 25% और ये भी 25%। इसी तरीके से फीमेल पेरेंट ने 4 टाइप के एग बनाए, वो भी कितने कितने परसेंट में, 25%, 25%, 25% एंड 25%, ठीक है। यहां से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि गैमेट्स कैरी all possible combinations of unit factor in equal frequency, कि जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं सारे के सारे कॉम्बिनेशन इक्वल फ्रीक्वेंसी में बनेंगे। किस में बनेंगे, इक्वल फ्रीक्वेंसी में। ध्यान रखना बेटा, सारे के सारे कॉम्बिनेशंस जितने भी बन रहे हैं सारे के सारे किस में बनेंगे, इक्वल फ्रीक्वेंसी में। देखो, क्या इस पेरेंट के हम इन 4 कॉम्बिनेशंस के अलावा कोई गैमेट बना सकते हैं, नहीं। तो यही 4 कॉम्बिनेशंस इनमें पॉसिबल है और चारों के चारों इक्वल फ्रीक्वेंसी में आएंगे। ये एक हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमने निकाला है, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट कंक्लूजन क्या कहते हैं। अगला कंक्लूजन है, व्हेन 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स occur simultaneously, then their combined probability is equal to the product of their individual probability of occurrence। ये लाइन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। डाइहाइब्रिड क्रॉस में भी मैंने बताया था, यहाँ पे भी बता रही हूँ। ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की है। अगर 2 इवेंट हैं, 2 इवेंट मतलब 2 पेयर ऑफ एलील थे हमारे पास, तो पहले पेयर ऑफ एलील का सेग्रीगेशन दूसरे पेयर ऑफ एलील के सेग्रीगेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब दोनों का सेग्रीगेशन क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। तो अगर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट हो,
मतलब दो पेयर ऑफ एलील का सेग्रीगेशन हो रहा है, दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है और साथ में साइमल्टेनियसली हो, दोनों इवेंट क्या हो, साइमल्टेनियसली। यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो हम ऐसे दो इवेंट की बात कर रहे हैं जो इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। दूसरा हम किसकी बात कर रहे हैं कि दोनों इवेंट साइमल्टेनियसली हो, तो उस केस में क्या होता है, उन दोनों इवेंट की हम कंबाइंड प्रोबेबिलिटी निकालें तो उनकी कंबाइंड प्रोबेबिलिटी उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट होगी। दैट मीन्स दो इवेंट की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का क्या होगी, प्रोडक्ट होगी। कैसे? जैसे हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस से हमने क्या निकाला, 9 इंडिविजुअल हमारे कैसे आए, राउंड येलो। 3 इंडिविजुअल्स हमारे कैसे आए, राउंड ग्रीन। 3 इंडिविजुअल हमारे कैसे आए, रिंकल्ड येलो। और 3 हमारे कैसे ना 1 कैसा आया हमारा, रिंकल्ड ग्रीन। ये हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट मैंने लिखा है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, 9:3:3:1। 9 में दोनों ट्रेट डोमिनेंट, तो राउंड भी डोमिनेंट, येलो भी डोमिनेंट। 3 में पहला डोमिनेंट दूसरा रिसेसिव, अगले 3 में पहला रिसेसिव दूसरा डोमिनेंट, और 1 में दोनों रिसेसिव। यही बताया था मैंने, 9:3:3:1। तो दैट मीन्स टोटल प्रोजेनी होगी हमारे पास कितनी, 16। तो जिसमें से 9 है राउंड येलो, 3 राउंड ग्रीन, 3 रिंकल्ड येलो और 1 क्या आई, रिंकल्ड ग्रीन। तो ये तो कब आई, जब हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस की। दैट मीन्स हमने इन दो पेयर ऑफ एलील का जो सेग्रीगेशन था उसको साइमल्टेनियसली कराया, तो हमारे पास ये रिजल्ट आया। अब ये लाइन क्या कह रही है, अगर ये इवेंट साइमल्टेनियसली हुए हैं और ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है, तो इनकी कंबाइंड प्रोबेबिलिटी, ये कंबाइंड प्रोबेबिलिटी आई, ये किसके बराबर होगी, इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के बराबर। दैट मीन्स इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी मतलब हर पेयर ऑफ एलील का रिजल्ट अलग अलग ले लो। मान लो हम सीड शेप की मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराते तो F2 जनरेशन का फिनोटाइपिक रेशियो हमारे पास क्या आता, 3:1। 3:1 में 3 क्या आता, राउंड, और 1 क्या आता है बेटा, रिंकल्ड, यही आता। इसी तरीके से हम दूसरे ट्रेट की मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराते तो हमारे पास क्या आता, 3:1, जिसमें 3 हमारे पास डोमिनेंट आता, दैट मीन्स येलो सीड, रेशियो 1 सीड, ना सॉरी येलो एंड रिंकल्ड, सॉरी येलो एंड ग्रीन सीड। ठीक है, तो ये हमारा रेशियो आता। अब यहां पर हमने ये क्या लिखी है, पहले ट्रेट की सीड शेप की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी हमने लिखी है कि रेशियो क्या आएगा, 3:1। ऐसे ही हमने सीड कलर की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी लिख ली कि 3 येलो आएंगे और 1 क्या आएगा, ग्रीन सीड आएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या कह रही है, अगर ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है और ये साइमल्टेनियसली हुए हैं तो इनकी जो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी होगी वो इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के बराबर होगी। निकाल के देख लो, देखो नंबर को न्यूमरल से मल्टीप्लाई करेंगे और वर्ड्स को वर्ड से। तो देखो सबसे पहले हमने उठाया 3 राउंड, 3 राउंड को हमने पहले 3 येलो के साथ मल्टीप्लाई किया, तो 3 × 3 क्या आ गया, राउंड येलो। फिर हमने 3 राउंड को क्रॉस कराया 1 ग्रीन सीड के साथ, तो 3 × 1 क्या आ गया, राउंड ग्रीन। ठीक है, अब 1 रिंकल्ड के सामने 2 ऑप्शन है, या तो वो 3 येलो के साथ आए या फिर 1 ग्रीन के साथ आए। तो यहां पे भी क्या ऑप्शन हो गया, 1 × 3 क्या आ गया, रिंकल्ड येलो, और यहां पे क्या आ गया, 1 × 1 रिंकल्ड ग्रीन। अब इनको मल्टीप्लाई करके देख लो, 3 × 3 कितना आ गया, 9, 9 क्या, राउंड येलो।
3 मल्टीप्लाई 1 कितना हो गया? 3। 3 क्या आया? राउंड ग्रीन। 1 मल्टीप्लाइड 3, 3 क्या आ गया बेटा? रिंकल्ड येलो। और 1 मल्टीप्लाइड 1 क्या आया? 1 रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, अब इसको मैच करके देखो इनकी कंबाइंड प्रोबेबिलिटी के। तो देखो यहां पर भी हम वही चीज कह रहे हैं जो इनके इंडिविजुअल प्रोडक्ट से आई है। इसका मतलब ये जो दो ट्रेट मैंने दिखाए हैं, दो पेयर ऑफ एलील मैंने दिखाए हैं, ये इंडिपेंडेंटली अशॉर्ट आउट हो रहे हैं। बट इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट होता है, if independent assortment occur, तो उस केस में जो प्रोजेनी आती है हमेशा 50% प्रोजेनी पेरेंटल होती है, जिसमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन आते हैं, और 50% हमेशा रिकॉम्बिनेंट्स होते हैं, नए कॉम्बिनेशन बनते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, जैसे पेरेंट में अगर हम देखें तो कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई आ रहा है और स्मॉल आर के साथ क्या आ रहा है? स्मॉल वाई आ रहा है। लेकिन आप प्रोजेनी में देखोगे तो ध्यान से देखना, आप गैमीट्स में देखोगे तो बेटा कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई आ रहा है और स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई आ रहा है। तो ये जो कॉम्बिनेशंस हमें दिखाई दे रहे हैं, ये कॉम्बिनेशंस क्या कहलाते हैं? रिकॉम्बिनेंट। और ये कॉम्बिनेशंस क्या कहलाएंगे? कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई और स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई, ये कॉम्बिनेशंस कहलाएंगे बेटा पेरेंटल। तो 50% पेरेंटल कॉम्बिनेशंस आते हैं और 50% क्या आते हैं बेटा? रिकॉम्बिनेंट आते हैं। ये हमेशा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट का रूल होता है कि अगर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट फॉलो होता है तो हमेशा 50% प्रोजेनी पेरेंटल होंगी और 50% क्या होंगी? रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, व्हेन डज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट फॉलो? ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट कब फॉलो होता है बेटा? इसके लिए कंडीशन है कि जो फैक्टर जिनका हम सेग्रीगेशन दिखा रहे हैं, वो फैक्टर्स या वो जीन या तो डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे लोकेटेड हो। किस पे हो? डिफरेंट क्रोमोसोम पे। या फिर अगर वो सेम क्रोमोसोम पे है तो दे शुड बी डिस्टेंटली लोकेटेड, दूर दूर होने चाहिए। डिस्टेंटली लोकेटेड मतलब कितना दूर? सो दैट दे कैन सेपरेटेड बाई क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, मतलब क्रॉसिंग ओवर क्या हो जाए? फ्री क्रॉसिंग ओवर हो जाए। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है और उससे क्या बनते हैं बेटा? रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं। तो उनके बीच में इतना डिस्टेंस होना चाहिए कि क्रॉसिंग ओवर से हम उनको सेपरेट कर पाए इजीली। अगर हम क्रॉसिंग ओवर से उनको सेपरेट कर पाते हैं इजीली तो भी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट फॉलो होगा, चाहे वो सेम क्रोमोसोम पे हो। लेकिन उनके बीच में इतना डिस्टेंस होना चाहिए कि हम उनको क्रॉसिंग ओवर से इजीली सेपरेट कर पाए। अगर हम उनको क्रॉसिंग ओवर से इजीली सेपरेट नहीं कर पा रहे या फिर हम उनको सेपरेट ही नहीं कर पा रहे तो वहां पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट फॉलो नहीं होता है। ये चीज ध्यान रखना, वहां पे होती है बेटा लिंकेज। क्या होती है? लिंकेज, जो हम आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट किन के ऊपर अप्लीकेबल नहीं होता है? उन क्रोमोसोम पे जो क्लोजली लोकेटेड होते हैं सेम क्रोमोसोम पे, क्लोजली लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम पे क्लोजली लोकेटेड होते हैं। ठीक है, कहाँ पे अप्लीकेबल होता है? या तो वो पेयर ऑफ एलील कहाँ हो? डिफरेंट क्रोमोसोम पे, या फिर सेम क्रोमोसोम पे है तो डिस्टेंटली लोकेटेड हो। तो ये चीज आप ध्यान रखना। अब मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स बता रही हूँ, पॉसिबल
कॉम्बिनेशंस के ऊपर पे। तो ध्यान से देखना, एक प्लांट है जिसका जीनोटाइप है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ध्यान से देखना। न्यूमेरिकल्स हैं हमारे पास कुछ। पहला न्यूमेरिकल है ए प्लांट विद जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई प्रोड्यूस 2000 गैमेट्स, देन हाउ मैनी गैमेट्स आर ऑफ जीनोटाइप स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पेरेंट ने जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ गैमेट बनाने हैं वो आप गैमेट्स बना लो। तो ये 4 कॉम्बिनेशंस के गैमेट बनाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है, कोई भी पेरेंट जितने भी गैमेट्स बना रहे हैं वो सारे कॉम्बिनेशन ऑफ गैमेट इक्वल प्रोबेबिलिटी में बनेंगे। ठीक है, इसका मतलब सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4 1/4 1/4 1/4। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि टोटल पेरेंट बना रहा है 2000 गैमेट, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई वाले गैमेट आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई वाले कितने हैं 1/4, तो इसका 1/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 500। ठीक है, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देख लो, ए प्लांट हैविंग जीनोटाइप स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई प्रोड्यूस 2000 गैमेट्स, देन हाउ मैनी गैमेट्स आर ऑफ जीनोटाइप स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा था, एक पेरेंट जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ गैमेट्स बना रहा है। अब क्योंकि यहाँ पर एक पेयर होमोजाइगस है, एक पेयर हेट्रोजाइगस है, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये कितने पॉसिबल टाइप्स ऑफ गैमेट्स बना रहे हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या था 2 की पावर n, और n यहाँ पे क्या था नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर। तो हेट्रोजाइगस पेयर यहाँ पे कितना है 1, ये तो होमोजाइगस है, तो ये कितने टाइप के गैमेट बनाएगा 2 टाइप के, तो 2 टाइप के गैमेट बनाएगा, तो एक टाइप के गैमेट की प्रोबेबिलिटी कितनी 1/2। ठीक है, तो 2 कॉम्बिनेशन कौन से बनेंगे, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई या स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई। वैसे आप देखोगे तो 2 आ जाएंगे स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई और 2 आ जाएंगे स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई, तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा 1/2 1/2। ठीक है, तो 2000 गैमेट्स का 1/2 क्या हो जाएगा 1000। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अकॉर्डिंग आपके कुछ न्यूमेरिकल्स थे। आई थिंक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके स्टेटमेंट मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है बेटा, स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। ये लॉ क्या कहता है, when 2 pair of traits are combined in a hybrid, then the segregation of one pair of allele is independent of the अदर पेयर ऑफ एलील। बहुत बार एग्जाम्स में इसके स्टेटमेंट को पूछे बेटा, ध्यान रखना। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस को ड्रॉ करके दिखाना होता है, जबकि लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के लिए हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस करके दिखाते हैं, क्योंकि एक्चुअल में मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो दिया था वो उसकी जो नॉलेज थी मोनो हाइब्रिड क्रॉस उसको कंसोलिडेट करने के लिए दिया था, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए दिया था। ठीक है, अपने आप को कंसोलिडेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए दिया था, जबकि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस्ड था। हालांकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डाई हाइब्रिड क्रॉस में भी एप्लीकेबल होता है। हमने कहा कि इस पेयर ऑफ एलील का सेग्रीगेशन होता है और वो दूसरे पेयर के सेग्रीगेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। दैट मीन्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, लेकिन एग्जाम्स में अगर आ जाए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को एक क्रॉस की हेल्प से हेल्प करो तो बेटा आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस ड्रॉ करनी है, ये चीज आप ध्यान रखना। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस हमने कर ली है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमने कर ली है, और आज हमने स्टडी किया है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इनमें से सबसे ज्यादा बार एग्जाम्स में आया है, अगर लॉ की बात करें तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या पूछा जाता है कि वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, उसको हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स क्यों कहते हैं, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पे पूछा जाता है तो मेनली पूछा जाता है इसकी स्टेटमेंट। ठीक है,
लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करें तो इसमें ज़्यादातर आती हैं इसकी एक्सेप्शन, जो हमने 2 एक्सेप्शंस पढ़ी हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, तो वो आपको बहुत अच्छे से करनी है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू बेटा।